गाइस, वेलकम टू माय चैनल नफीस कमरान। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। यहाँ क्लास 10th के लिए पढ़ाई हो रही है। ओके, वो भी साइंस का। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसका लेक्चर 1 केमिकल इक्वेशन का ये हो चुका है और ये लेक्चर 2 है। ओके, लेक्चर 1 में मैंने बेसिक चीज़ कुछ बताई थी, लेक्चर 2 में भी बेसिक ही चलेगा और लेक्चर 3 से या लेक्चर 2 में ही लास्ट से थोड़ा मोड़ा बेसिक चीज़ बता दिया जाएगा। ओके, चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का ज़रूरत क्या है। तो ऑल द केमिकल रिएक्शन फॉलो द रूल ऑफ मास कंजर्वेशन। जितने भी केमिकल इक्वेशन है वो किसको फॉलो करते हैं? मास कंजर्वेशन को। तो मास कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं तो ये ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए H2 + O2, अगर यही रिएक्शन हो रहा है तो बनेगा 2 मतलब H2O। अब बताओ, तुम जितना इधर डाले हो, मतलब जितना इधर रिएक्शन में लिए हो उतना ही ना तुम प्रोडक्ट में पाओगे। रिएक्शन में लिए हो 1 किलो, इसमें पाओगे आधा किलो, तो ये आधा किलो कहाँ से गायब हो गया? गायब तो नहीं ना होगा। जितना लिए हैं उतना ही आएगा। ओके, तो ये मास कंजर्वेशन को ये करने के लिए बैलेंस किया था। और बैलेंस के लिए कुछ बताया था मैंने इससे पहले भी, और बोला था कि इस पर एक अलग से वीडियो चलेगी। ओके, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोग से कि वीडियो चलेगी, तो इसके लिए अलग से वीडियो चलेगी। ओके ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, बट ये बैलेंस नहीं है। ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ तो बैलेंस नहीं हुआ। मतलब ये कंजर्वेशन, मतलब ये सही इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन सही है बट बैलेंस नहीं है, तो ये इसको बैलेंस करना होगा। ओके ना। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन तो यहाँ 2 लगा दो, 2 ऑक्सीजन हो गया। बट ये अब क्या यही इतना ही तक हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 लगाएं तो यहाँ 2 दूनी 4, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। अगर 4 हाइड्रोजन हो गए तो इधर भी 4 करना होगा। इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 लगा दो, कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन हो गए। ओके, 4 हाइड्रोजन हो गए। और उसके बाद तो ये क्या हो गया? अब बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। ओके, अब ये बैलेंस हो गया। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि अब ये थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे और केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना है। कोई भी चीज़ के बारे में अगर अच्छे से जान लो ना, तो उसको जो है ना बनाने में आसानी होगी। इतना आसान लगेगा ना, उसके बाद फिर सोच नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, केमिकल यहाँ पे क्या बोला? इन्फॉर्मेशन डैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए केमिकल इक्वेशन। अगर ये मान लो H2O + O2 दिया हुआ है और इक्वल टू तीर का निशान है और ये H2O है, अगर ये दिया हुआ है तो इसमें क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इससे हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलो यहीं पे देखो, पहला चीज़ है, पहले तो इसी से देख लो, यहीं से हम बताता हूँ मैं। देखो H थोड़ा गड़बड़ लिखा गया, बहुत बड़ा लिखा है, चलो कोई बात नहीं। देखो, पहली बात तो ये टोटल रिएक्टेंट के बारे में मैं जान सकता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में सेपरेटली जान सकता हूँ। यहाँ पे H मिट गया। प्रोडक्ट के बारे में मैं एक्यूरेटली जान सकता हूँ। अब क्या क्या जान सकता हूँ? प्रोडक्ट का जो कौन से एलिमेंट लिया हूँ ये जान सकता हूँ। एलिमेंट का फार्मूला क्या है ये जान सकता हूँ। सिंबल क्या है ये जान सकता हूँ। प्रोडक्ट में भी सेम थिंग वही कर सकता हूँ। जान सकता हूँ ना। कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो जान सकता हूँ। इसमें 2 हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी जान सकता हूँ कि नहीं? ओके, चलो देखता हूँ आगे क्या क्या जान सकता हूँ। देखो, केमिकल इक्वेशन गिव द नेम ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का नाम बताया था, वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, लिथियम, कुछ भी हो। ओके, उसका केमिकल इक्वेशन गिव द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फार्मूला बताया था H2O2, कुछ भी, कोई भी ऐसा फार्मूला।
टेल अस अबाउट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ही नाम बताता है, सेम एज प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही बताता है। 4 तो तुमको ऐसे ही आसानी से हो गया। ये क्या बताता है, क्यों केमिकल इक्वेशन अगर दिया रहे तुम उसमें क्या क्या बता सकते हो। ओके, 4 तो सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बता सकते हो रिएक्टेंट में, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में, ये दोनों तरफ बता सकते हो कितने मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन है या 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है या 1 ऑक्सीजन है, या कुछ भी वॉट कोई भी हो। ओके, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अबाउट द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मास भी बता सकता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, बट एक्चुअल मास नहीं बता सकता। ओके, ए केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मोल के बारे में मैं यहाँ डिटेल से नहीं जाऊँगा। मोल आप लोग 9th पढ़ के आए हो गए आई थिंक, अगर जो नहीं पढ़े वो 11th में पढ़ोगे। बस मोल इतना समझ लो कि जैसे 1 दर्जन केला होता है ना, 1 दर्जन केले में कितने होते हैं, 12 पीस होते हैं, बस वैसा ही मोल है। 1 मोल इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10^22 एटम होते हैं शायद। ओके ना, ये चीज़ ये कर देख लेना, मुझे उतना ध्यान नहीं अभी। ओके, तो इतना ही कुछ होते हैं। ओके ना, तो ये चीज़ है। अब क्या है, अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बताया था ये केमिकल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन दिया रहे तुम वॉल्यूम के बारे में बता सकते हो। ओके, क्योंकि जो ना ये चीज़ तो क्लियर है, नॉन मेटल जितना भी है वो सिंपल सा वो गैस होगा, है कि नहीं। ओके, खैर नहीं, वो यहाँ कुछ और लेता है। ओके ना, वॉल्यूम में कुछ और है। केमिकल इक्वेशन गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन नहीं बता सकते हो तुम। केमिकल इक्वेशन गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैटलिस्ट एंड कंडीशन रिक्वायर फॉर रिएक्शन। कैटलिस्ट और कंडीशन, कंडीशन ये थोड़ा कट गया है। कैटलिस्ट मतलब मैंने बताया था कैटलिस्ट के बारे में, फिर से देख लो सेकेंड पेज पे। देखो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट ये है, क्या है कैटलिस्ट, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। क्या है ये, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, क्या है यहाँ पे कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, तीर के ऊपर लिखते हैं। आगे इसके बारे में और पर डिटेल से देख लोगे क्या होता है। ओके ना, ये हुआ कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को बढ़ाना, कम करना, घटाना, जो भी करना। ओके ना, ये बहुत आगे भाग गया, मुझे 7 पेज पे जाना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा पूरा। अब देखो अब क्या है, इन्फॉर्मेशन डैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन। कौन सा ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हम इससे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फ्रॉम ए सिंपल केमिकल इक्वेशन द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन। स्टेट मतलब कि वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है ये मैं नहीं बता सकता उस इक्वेशन से। उसके लिए कंडीशन है, क्या मैं उसमें सिंबल ऐड करूँगा, क्या करूँगा, जो मैं बता सकता हूँ वो गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, व्हाट एवर। ओके, अब सेकेंड चीज़ है, सिंपल केमिकल इक्वेशन कैन नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व हो रहा है, ये भी हम ऐसे नहीं बता सकते बिना किसी सिंबल यूज़ किए हुए। आगे कैसे इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जाए केमिकल इक्वेशन को, इसमें आगे ये बताया जाएगा। ओके, ए सिंपल केमिकल इक्वेशन कैन नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, लेकिन सिंबल हम यूज़ करने के बाद इसको बता सकते हैं कि ये किसी भी केमिकल इक्वेशन में प्रिसिपिटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल इक्वेशन या सिंपल केमिकल इक्वेशन बोलो, कैन नॉट ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन एंड काउज ऑफ। कंडीशन जो है ना होता है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया क्या उसे बोलते हैं, कैटलिस्ट जो है वो तीर के ऊपर रहता है, उसी टाइप में वहाँ पे कंडीशन लिखा था। अब कंडीशन का क्या मतलब हुआ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा ये रिएक्शन, या -1 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाट एवर, किसी भी डिग्री सेल्सियस या विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो। हाँ, तो ये सब कंडीशन होता है। कोई ऐसा चीज़ होता है जो मतलब सनलाइट से दूर रखो तो ही रिएक्शन होगा, अंधेरे में रखो, डार्क लाइट में रखो, कोई रखो सनलाइट के प्रेजेंस में और मतलब रिएक्शन होगा। तो सबका अपना अपना कंडीशन है। ओके ना, एन ऑर्डिनरी केमिकल कैन नॉट बी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलर एंड रिएक्शन। कलर भी नहीं पता चल सकता रिएक्शन से, रिएक्शन करेंगे तो ना कलर चेंज होगा तो पता चलेगा। अब तुमको रिएक्शन लिखा हुआ है, लिखने से थोड़ी तुमको पता चल जाएगा, हाँ नहीं ना पता चलेगा। चलो तो आगे देखते हैं। एक सिंपल केमिकल इक्वेशन कैन नॉट गिव रेट भी नहीं बता सकता ये
कितना स्पीड हो रहा, हाउ फास्ट और स्लो, इट कैन नॉट डिटरमाइन। ओके, रेट के लिए भी, इसके लिए, सब के लिए आगे ये है। अभी तो ये तो स्टार्टिंग है, बहुत कुछ बाकी है अभी इसमें नहीं है। इसमें तो ये तो छोटा सा चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन। इसमें पहले केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा था, अगर ये समझ लो तो आधा चैप्टर तो तुम्हारा यूँ कंप्लीट हो गया। बेसिक चीज़ यही है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस को बैलेंस कर दो, हो गया, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब है थोड़ी थोड़ी रिएक्शन है, उसको पढ़ लो, हो गया कंप्लीट। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बस समझने की ज़रूरत है और लिखने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। अब क्या है, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन कैन नोट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन रिवर्स। अब रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल आगे पता चलेगा। रिवर्सिबल है रिएक्शन या इरिवर्सिबल है, ये तुम कैसे पता कर सकते हो, ये भी रिएक्शन मतलब इससे नहीं पता कर सकते हो, सिंपल केमिकल इक्वेशन से। इसके लिए भी सिंबल यूज किया जाता है। सिंपल केमिकल इक्वेशन कैन नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल मास। कहा था ना मैं पिछले भी, एक्चुअल मास किसी भी रिएक्शन का मैं नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। ओके ना, उसके लिए सबका अलग ट्रिक है। ओके ना, उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए अब इसका हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब इसको, ये तो ऐसे तो बताता, ये तो सिंपल हो गया। ओके ना, इसको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाए, तो इसको देखो, फॉर गेनिंग द नॉलेज स्टेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वी यूज सम सिम्बॉल और फार्मूला। कुछ फार्मूला और सिम्बॉल हम यूज करते हैं। ओके ना, देखो सॉलिड के लिए एस, ओके, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, एक्वस के लिए ए क्यू, डाइल्यूट के लिए डी आई एल डेल, कॉन्सेंट्रेशन के लिए कॉन्क यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्क, CONC कॉन्क। ओके, प्रेसिपिटेट के लिए PPT यूज करते हैं, प्रेसिपिटेट के लिए PPT यूज करते हैं। बस ये अभी माइंड में रखो। यहाँ था कि जो ना इस चीज़ से हमको नहीं पता चल रहा था रिएक्शन में क्या हो रहा है, बट इसी को हम सही करने की कोशिश किए। इस टाइप से सिंबल हुआ, ये सब हुआ, ये सब डाल के मुझे पता चल जाएगा अब ये शॉर्ट फॉर्म में कि ये इसका स्टेट क्या है। अभी तक मुझे पता था कि ये ऑर्डिनरी केमिकल इक्वेशन है, वो मतलब स्टेट का नहीं बताता है। अगर वो दिया रहे तो हम स्टेट नहीं बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में, बट ये सब सिंबल यूज करने के बाद मैं बता सकता हूँ सब कुछ। प्रिसिपिटेट भी नहीं बता सकते, लेकिन ये सब सिंबल यूज करने के बाद बता सकते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट कैन नॉट बी ऑब्टेन। हाँ, लेकिन हमने यूज किया क्या, ये सिंबल और फार्मूला। PPT, अगर जहाँ PPT हो रहा है मतलब वो प्रिसिपिटेट हो रहा है। और एक और इसका ये होता है नीचे की तरफ तीर, नीचे की तरफ तीर मतलब ये प्रिसिपिटेट हो रहा है। इवोल्यूशन, ऊपर की तरफ तीर मतलब इवॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ दिया हुआ, एक मिनट, दिया हुआ, मैंने देखा ही नहीं था। फॉर रिप्रेजेंटिंग द इवोल्यूशन ऑफ गैस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन वी शुड यूज अप मार्क एरो विद द गैसेस प्रोडक्ट। अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो अप का साइन देंगे। ओके, और फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रिसिपिटेट इन केमिकल इक्वेशन वी शुड यूज PPT यूज करो या डाउन एरो यूज करो। ओके, फॉर इंफॉर्मेशन about the condition required for equation we should write the chemical value the arrow mark present between the product। ये arrow mark के बारे में तो बताया गया था। arrow mark ये वाला इस टाइप का, इस तरफ प्रोडक्ट रहेगा, इस तरफ रिएक्टेंट रहेगा। अगर कोई ऐसा कंडीशन है, कंडीशन जैसे कि है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये तीर के ऊपर लिखो या नीचे लिखो, दोनों तरफ। ओके, कंडीशन यहाँ लिखा जाता है। अब फॉर रिप्रेजेंटिंग द कलर ऑफ रिएक्शन वी यूज राइट द वैल्यू ऑफ द फॉर्म। मतलब देखो, ये रिएक्शन है, इसके नीचे लिख दिया जाता है। क्या लिखा, नीचे लिखा जाता है कलर, कौन से कलर का है, ब्लू, येलो, ऑरेंज, जो भी हो उसके नीचे लिखा जाता है। ओके ना, ए सिंगल एरो मार्क और डबल एरो मार्क यूज द रिप्रेजेंटिंग ऑफ द इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो सिंपल सा एक चीज़ सुनो, अभी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बताया। अगर सिंपल सा एक रिएक्शन ये इरिवर्सिबल हो गया, क्या हो गया, इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल मतलब दोबारा रिवर्स भी हो सके, रिवर्स मतलब क्या, उल्टा भी हो सके। अगर इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ भी होएगा। ओके ना, तो ये रिएक्शन देखो, ये मतलब रिवर्सिबल है। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इस तरफ जा रहा है, अगर रिएक्शन इस तरफ हो रहा है, ओके ना, तो रिएक्शन इस तरफ भी होगा।
मतलब अगर किसी टाइम तक इस तरफ जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, फिर वहाँ से रिटर्न हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ हमारा ये ख़त्म होता है। और अब आ गया केमिकल रिएक्शन। देखो, जितनी भी बातें अभी मैं बताऊँ उसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से माइंड में रख लो। कैटलिस्ट क्या होता है, इंफॉर्मेटिव क्या है, क्या हम गेन कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, पीपीटी का मतलब क्या होता है, ऊपर अप एरो डाउन एरो इसका मतलब क्या होता है, ये सब पूरे अच्छे से ज्ञान कर लो। ओके, अब आता है मेन टॉपिक हमारा। मेन टॉपिक मतलब इसके बारे में, इसके जैसे कि जस्ट लाइक हम नहीं पढ़ते हैं प्लस माइनस डिवाइड, ये सब से पढ़ने से पहले 1 2 पहले पढ़ना ज़रूरी रहता है। अब प्लस माइनस डिवाइड या कुछ भी यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कहाँ यूज़ कहाँ करेंगे, अरे 1 2 आएगा तब ना। बस इसी टाइप का है ये, पहले मैंने बताया इसका बेसिक चीज़। क्या कहा, बेसिक चीज़, कुछ कुछ चीज़ें जो नॉलेज में हो। अब क्या है, सेवरल टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, बट इन क्लास 10th ओनली 5 टाइप, मेन 5 टाइप के केमिकल इक्वेशन दिए हुए हैं। एक दो एक्स्ट्रा है जो कि एक पीपीटी भी है, पीपीटी रिएक्शन मतलब प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी एक है। ओके ना, जो कि हर साल एग्ज़ाम में पूछता है लगभग। ओके, चलो अब यहाँ पे बात आती है क्या, पहला देखो किसकी क्या क्या है इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार तो कंफर्म पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ो। अब एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स, ये तीनों है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिला के रिडॉक्स बनता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिला के रिडॉक्स बनता है। तो बट अब बोलोगे इतना रिएक्शन आप क्यों लिखे हैं? देखो, जाने अनजाने में भले पढ़ो लेकिन पढ़ना पूरा है, जाने अनजाने में पढ़ो न पढ़ो लेकिन पढ़ना पूरा है। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ये चारों तो पूरा पढ़ना है। ओके, पीपीटी तो ये कंफर्म आता है एग्ज़ाम में कंफर्म आता है, भले मेन टॉपिक नहीं है, देयर आर 5 लिखा रहेगा, बट पीपीटी एनसीईआरटी में भी अलग से है, उसी में है। ओके, अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पढ़ो या सेकेंड चैप्टर में पढ़ो, एसिड बेस साल्ट में, लेकिन पढ़ना तो पढ़ना है। और बहुत ही सिंपल है, क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? हाँ, एसिड बेस साल्ट में जब हमको पढ़ना ही है तो इससे पहले हम यहाँ क्यों नहीं पढ़ ले? गॉट इट? एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, ये भी रिएक्शन पढ़ना है, भले कुछ हो या ना हो। देखो तुम लास्ट चैप्टर जाते जाते ना ये सब रिएक्शन आ जाएगा, सब रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो भाई पहले ही हम इसको इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर ले? पहले ही इससे परिचय कर ले, हाय हेलो आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है, पहले ही पता कर ले, फिर बाद में मिलेंगे तो थोड़ा और अच्छे से मतलब बातें होगी। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल मैं उतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता, मैं इसको बोलूँगा अभी मत पढ़ो तो भी चलेगा तुम्हारे। अगर तुम एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ लो, अब मैंने बता भी दिया। आयोनाइजेशन आइसोमेराइजेशन ये भी मत पढ़ो। ओके, लेकिन अब ये चारों सिर्फ 3 रिएक्शन इसमें ऐसा है जो कि उतना पढ़ने वाला नहीं है, पढ़ो ना पढ़ो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट बाकी सब इम्पॉर्टेंट है घुमा फिरा के। ओके ना, चलो आज 1 2 रिएक्शन बताता हूँ मैं। केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, कंबाइन का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना, एक दूसरे में मिलना। हाँ, तो कंबाइन सिंपल से ये मतलब है कि कोई 2 कंबाइन होता होगा। कम्बिनेशन का मतलब ये ना, या क्या बोला, एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर। क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। कम्बिनेशन से कंबाइन याद रखो, कंबाइन हो रहा है। देखो, अगर इसको घर पे जाके याद करना चाहते हो, घर पे मतलब कि लेक्चर के बाद, तब भूल जाओ, ठीक ना। इसको अब भी याद करो, घर पे रिवाइज करना, अब भी याद करो। देखो कितना सिंपल है। ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये तो सब में यूज होगा, सब रिएक्शन में यूज होगा, जितने भी रिएक्शन है। इन विच, यहाँ तक तो यूज होगा हर रिएक्शन में, ये तो पूरा एकदम कंफर्म रट लो। हर रिएक्शन में रट, सिंपल सी चीज़ है यार, इसमें रटने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा माइंड लगाओ, लिखने की कोशिश करो। विच 2 or more, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखो, 2 कंबाइन हो रहा है तो कितना, 2 से ज़्यादा होगा, 2 या 2 से ज़्यादा। 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल रिएक्टेंट। 2 या 2 से ज़्यादा मिल रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके,
समझ में आया? देखो H2 और O2 मिलके 2H2O हो गया, C प्लस O2 CO2 हो गया। गॉट इट? समझ में आया? अब चलो देखो, अब है कुछ तो मिसिंग है, कट गया। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ए टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच, मैंने क्या कहा था, यहाँ तक पूरा एकदम कंफर्म आएगा, सेम टू सेम। ए सिंगल कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। देखो, अगर ये दोनों में अगर तुमको मैचेबल कराना है ना, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, एक दूसरे का अपोजिट। क्या है? एक दूसरे का अपोजिट। इसमें क्या हो रहा है, एक दो कंपाउंड बन के जुड़ के एक कंपाउंड बन रहा है। बट बहरहाल कंडीशन ये आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड, मतलब ये एक कंपाउंड टूट रहा है किसी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में। समझ में आई बात? एक कंपाउंड क्या हो रहा है, टूट रहा है, स्प्लिट कर रहा है एक से दो या दो से अधिक कंपाउंड में। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई या नहीं आई? ये टूट रहा, टूट के दो या दो से ज़्यादा में आ रहा है, बन रहा है। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप है, यहाँ 2 टाइप लिखा है, 3 टाइप। अभी मैं दिखाता हूँ 3 टाइप कैसे है। देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, और एक और रिएक्शन जो कि आपके सामने है, हाइड्रोलाइसिस। ओके, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभी समझ जाओगे तो बहुत से चीज़ आसान हो जाएंगे। देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन हो रहा है मतलब टूट रहा है, सिंपल सी बात है। डिकम्पोज कर रहा है, सड़ नहीं कहते हो, सड़ जाता है, डिकम्पोज हो रहा है, सड़ना। कोई एक सब्सटेंस सड़ के हाइड्रोजन भी निकलता है, गैस या इस टाइप का बहुत ज़्यादा गैस निकलता है। कोई भी चीज़ सड़ता है तो देखो उसमें महक प्रोड्यूस हो जाता है। हाँ, तो वो कहाँ से आता है? बस यहीं से आता है। देखो, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में बाय हीटिंग। वो तो हमको यहाँ तक तो पता ही था भाई कि जो ना एक सिंगल प्रोडक्ट ही टूटेगा दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, यहाँ तक तो हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही पता चल गया था। बट इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि बाय हीटिंग। ओके, थर्मल में क्या है, बाय हीटिंग। क्या है? बाय हीटिंग। ओके, ये थर्मल। और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, व्हेन ए सिंगल स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, यहाँ तक तो मुझे पता ही था, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के टूटने से होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट के यूज करने से होता है। ओके, जस्ट लाइक वैसे भी हाइड्रोलाइसिस होगा बाय यूजिंग वाटर। बस तीनों में डिफरेंस यही है। यहाँ तीनों में वही टूट रहा है, टूट के नया प्रोडक्ट बन रहा है, कोई दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है या दो बन रहा है। एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन सिंपल सा ये तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें सिंपल सा हीट है, इसमें क्या है, हीट है, इसमें इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें क्या है, वाटर है। बस इतना ही का फ़र्क है। गॉट इट? अब चलो, इतना तो मैंने बता दिया। अब आगे की कार्रवाई कल की जाएगी, अभी तक इतना ही। ये सब तो कुछ अच्छे डिटेल से बताऊंगा कि और अच्छे से समझ में आए। ओके, आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा नहीं करते हुए। ओके, तुम लोग पढ़ते रहो, अच्छे लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जिस बच्चों को ज़रूरत है। ये लॉकडाउन में तो सबका हाल बुरा है, न पढ़ पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत बच्चे गर्मी छुट्टी मना रहे हैं, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको कि गर्मी छुट्टी मनाओ, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ो भी। ओके, इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से नहीं मिला तो टेलीग्राम लिंक मतलब ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से ले लो। उस टेलीग्राम ग्रुप में PDF अवेलेबल है। ओके, चलो पढ़ते रहो, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहो बच्चों, ऑल द बेस्ट।